दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुंदेलखंड के लोक साहित्य के बारे में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस पे आधारित जो भी आपका सिलेबस है वो टॉपिक करवा रही हूँ। तो यूनिट 10 जो है हमारा चल रहा है, तो इसमें मैंने बाकी चीज़ें आपको करवा दी है और प्लेलिस्ट जो है मैं इसके तैयार कर दूंगी और आप सभी को एक साथ ही सारी वीडियोस मिल जाएंगी। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इन वीडियोस के लिंक आपको मिलते रहेंगे पिछले वीडियो के। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है बुंदेलखंड का लोक साहित्य। तो बुंदेलखंड में किस प्रकार के जो है लोक साहित्य चलते हैं, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। बुंदेली पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियों में से एक है। यह ब्रज भाषा तथा कन्नौजी के साथ मिलकर पश्चिमी हिंदी बोलियों का एक वर्ग बनाती है। तो जब हम पश्चिमी हिंदी की बोलियां पढ़ते हैं तो उसमें जो है बुंदेली आपने पढ़ा हुआ है, तो वही बुंदेली जो है कहाँ की भाषा है, इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे। तो बुंदेली जो है बुंदेलखंड की बोली है। इसका शुद्ध रूप अभी कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो उत्तर प्रदेश के झांसी, जालौन, हमीरपुर तथा मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर, सागर आदि जिलों में देखने को मिलता है। बुंदेलखंडी का विशुद्ध रूप आज भी उतने प्राचीन लोक साहित्य, लोकगीतों, लोक कहावतों, लोक गाथाओं, लोक कथाओं में पाया जाता है। तो आज भी हमें ये जो बुंदेलखंड का जो भी उसकी वहाँ की बोली है वो आज हमें उनके लोकगीत आदि में देखने को अभी तक मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बुंदेलखंड खंड का जो क्षेत्र है वो किन किन राज्यों में जो है ये बोली जाती है। यहाँ पर आपको नक्शे के द्वारा बताया गया है, मानचित्र के द्वारा। अब बुंदेलखंड में कौन कौन से लोकगीत हैं, तो आपने अलग अलग जगहों के अलग अलग गीत पढ़े। जैसे मैंने मालवा का बताया था, निमाड़ी का बताया था, और आज हम बुंदेलखंड के लोकगीत, लोक साहित्य, लोक कथाएँ क्या है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। बुंदेलखंड के लोकगीतों में विविधता मिलती है। बुंदेलखंड में सामान्यतः 2 अवसरों पर गाए जाने वाले गीत आते हैं। तो इसमें 2 अवसर पे गीत गाए जाते हैं, पहला उत्सव और त्योहार पर गाए जाने वाले लोकगीत। तो पहला कोई भी उत्सव होता है उस पे गीत गाया जाता है, और दूसरा जो है वो त्योहारों पर गाए जाने वाले लोकगीत। दूसरे तो ये पहला जो हो गया वो त्योहार और उत्सव पे गाए जाने वाले गीत है। दूसरा है जो जीवन से संबंधित जो भी संस्कार होते हैं, प्रथाएं चलती है, वहाँ की जो संस्कृति है उससे संबंधित गीत होते हैं। आचार व्यवहार, चिंतन, स्वभाव, जनमानस की संवेदनाएं इन गीतों में झलकती है। यहाँ के संस्कार गीतों में जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले गीत, तो कौन कौन से गीत जो है जन्म के अवसर पर गाए जाते हैं? सोहरे, बधाई, सरिया, कुआं पूजन, झूला गीत, पासनी, मुंडन, विवाह के सभी रीति रिवाजों के लिए। तो यहाँ इन सभी रीति रिवाजों के लिए जो गीत होते हैं वो होते हैं बनरा बनरी, हल्दी तेल के गीत, मातृका पूजन, देवी देवताओं के निमंत्रण के गीत, चीकट गीत, द्वारचार गीत, चढ़ाव गीत, चिकट गीत, भावर गीत, कंगन छोड़ने के गीत विदाई गीत। तो ये सारे गीत जो है गाए जाते हैं। उत्सवों एवं तीज त्योहारों पर गाए जाने वाले गीतों में, तो उत्सवों पे कौन कौन से गीत गाए जाते हैं? कार्तिक गीत, पर्व गीत, ऋतु गीत, 12 मासा, देवी भक्ते, दादरा, कजरी, हरदौल चरित, लांगुरिया, खेल गीत। अब खेल गीत के अंतर्गत आते हैं नौरता, मामूलिया एवं टेसू खेलने के गीत। इसके अलावा फाग, सावन गीत, पनघट गीत, जाति गीत, ढिमरियाई गीत, कनाड़ा गीत। तो ये सब जो है विभिन्न प्रकार के गीत बुंदेलखंड में गाए जाते हैं। बेटी के विदाई के गीत यहाँ की अत्यंत मार्मिक होते हैं, जिसका एक उदाहरण नीचे दिया गया है। कच्ची ईंट बाबुल देहरी न धरियो, बेटी न दैयो परदेस मोरे लाल। तो आप एक बार वहाँ के गीत जो है वो सभी देख लीजिएगा, क्या पता
जो प्रश्न यहाँ पर आधारित हो वो इस प्रकार से कोई भी पंक्ति उठा के दे दे और पूछ दें कि ये कहाँ का गीत है, लोकगीत है, तो इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। उत्सवों एवं तीज त्योहारों पर गाए जाने वाले गीतों में कार्तिक गीत, यहाँ महिलाएं पूरे कार्तिक मास में नदी या सरोवर में जाकर स्नान करके श्री कृष्ण की आराधना करती है और गीतों को गाकर राधा कृष्ण लीला पर स्वांग भी खेलती है। तो कार्तिक गीत जो है यहाँ पर गाए जाते हैं। इसके अलावा पर्व गीत, ऋतु गीत, 12 मासा, देवी भक्ते, दादरा, कजरी, हरदौल चरित, लांगोरिया, तो ये सारे जो है विभिन्न प्रकार के गीत जो है वहाँ गाए जाते हैं। अब बुंदेलखंड में कौन कौन से लोक भजन हैं, तो बुंदेलखंड के निर्गुण भजनों की अपेक्षा सगुण भजनों का बाहुल्य है। अब यहाँ आपको मैं एक अंतर बता दूं कि कल जब मैंने निमाड़ साहित्य के बारे में बताया था तो वहाँ पे क्या है, निर्गुण भजन जो है वो गाए जाते हैं, वहीं पे बुंदेलखंड में जो है वो सगुण भजन जो है गाए जाते हैं। तो यहाँ जब आप एक एक साहित्य पढ़ रहे हैं, एक एक जगहों की जो आप लोक साहित्य पढ़ रहे हैं, तो आपको खुद अंतर समझ में आ जाएगा कि कहाँ क्या अंतर है और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बुंदेलखंड में सगुण भजन किए जाते हैं, वहीं पे निमाड़ में निर्गुण भजनों की जो है प्राथमिकता है। इस अंचल में आदिदेव, महादेव, पार्वती, राधा कृष्ण, सीताराम, हनुमान, श्री गणेश, गंगा, तुलसी आदि के भजन जो है अधिक प्रचलित है। देवी के विविध रूपों की आराधना के लिए यहाँ भक्ति गाई जाती है। यहाँ की कुछ भजनों में चंद्र सखी तथा तुलसीदास आस रघुवर की का भजन के अंतिम शब्दों में जो भजन गाए जाते हैं, वहाँ पे अंतिम शब्द जो होती है ना वो चंद्र सखी अथवा अंतिम शब्द कुछ इस प्रकार के होते हैं, तुलसीदास आस रघुवर की, तो ये भजन जो है प्रयुक्त होते हैं। जैसे अगर हम बात करें अपनी, तो हम बोलते हैं ना कि कोई भी जब रामायण पाठ होता है तो राम राम अंत में बोलते हैं या जय सिया राम, इस प्रकार से। तो यहाँ पर भी बुंदेलखंड में ये शब्द बोला जाता है। यहाँ के निर्गुण भजनों में गोरखनाथ, मच्छंदरनाथ, कबीरनाथ, भरथरी जैसे साधु संतों की वाणियों का प्रभाव दिखाई देता है। कबीर के अध्यात्मवाद का भी प्रभाव यहाँ पे दिखाई देता है। यह मंडलियों द्वारा गाए जाने वाले भजनों में सामान्य रूप से तो मंडली जो आती है वो किस प्रकार के भजन गाती है, ढोलक, मृदंग, झांझ, मंजीरा, करताल, खड़ताल तथा लोटे का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे ऋतु गीत कौन से होते हैं, तो विभिन्न ऋतु गीत जो है गाए जाते हैं। इन गीतों में मामूलिया के गीत, नारे, सुअटा, दीवारी आदि गीत जो है यहाँ गाए जाते हैं। श्रम संबंधी गीत होते हैं यहाँ पे, श्रम यानी कि जो भी खेती, किसान आदि इनसे संबंधित जो होते हैं। तो बुंदेलखंड में कृषक जातियों में होली गीत, बिरहा गीत, चरवाहों एवं गरेड़ियों के गीत, फसल बोने और काटने के गीत, इसके अतिरिक्त जो है स्त्रियां चक्की पीसते समय भी गीत गाती है और स्त्रियां जो है पनघट के गीत यानी पनघट के समय पानी भरने के समय भी वो बहुत ही सुंदर ढंग से गीत गाती है। अब वहाँ की लोक कथाएं, लोक गाथाएं क्या है, तो बुंदेलखंड जो है लोक गाथाओं की खान है। महोबा नगर में जन्मा आला खंड के अलावा राचरे, पवारे और पौराणिक गाथाएं इसी अंचल में गाई जाती है। राजा भरथरी, नल, श्रवण कुमार, तो श्रवण कुमार, हरदौल, अमान सिंह, कारस देव गाथा, ढोला मारू गाथा, प्रवीण राय की गाथा, मर्दन सिंह की गाथा, धन सिंह की गाथा, रानी लक्ष्मीबाई से लेकर गांधी जी और भगत सिंह तक उनके नायक हैं। तो ये सारी लोक गाथाएं वहाँ प्रचलित है। इनमें युद्ध, प्रेम, लोक व्यवहार, आध्यात्मिक और चमत्कारों की बहुरंगी छटा है। तो यहाँ पर जो है युद्ध भी देखने को मिलता है, लोक गाथाओं में प्रेम भी देखने को मिलता है, जो चमत्कार की भावना होती है या फिर आध्यात्म की भावना होती है ये हमें मिलता है। पितृभक्ति का संदेश देती श्रवण कुमार की जो गाथा है बुंदेली जनता का भरपूर मनोरंजन करती है। यहाँ इसका उदाहरण दिया गया है, सुनो सुनो मोरे जजमान हर गंगा, उठो देव गंगा को दान हर गंगा, 5 बरस के सरवन भये हर गंगा, ले पाटी पांडे को गए हर गंगा। तो यहाँ पे देखिए शब्द के अंत में क्या प्रयुक्त हो रहा है, जैसे अभी आपने ऊपर पढ़ा तो अंत में
हर गंगा प्रयुक्त हो रहा है और श्रवण कुमार के बारे में ये पंक्ति है। अब बात करते हैं वहाँ की लोक कथा के बारे में। तो बुंदेलखंड की लोक कथाओं की जो भाषा है वो लच्छेदार होती है। कथाओं के बीच में दोहा और काव्य पंक्तियाँ पात्रों के संवाद के रूप में आते हैं, जो कथा के भाव सौंदर्य को बढ़ाते हैं तथा किसी भी शिक्षा को लेकर चलती हैं। यहाँ दादी या नानी की कथाओं में बाल मनोविज्ञान की दृष्टि होती है। चरवाहा, गड़ेल या किसान आदि जंगल में बैठकर श्रम परिहार के लिए कथाएं सुनाते हैं। हर कथा का अपना एक उद्देश्य होता है। बुंदेलखंड अंचल की रीति रिवाज, संस्कार, लोक मूल्य, लोक विश्वास आदि की कथाएं होती हैं। यहाँ प्रमुख धार्मिक कथाएं हैं। तो यहाँ की धार्मिक कथाएं हैं हरतालिका तीज की कथा, भैया दूज की कथा, संकट माता की कथा, गणेश चतुर्थी की कथा, अवसान देवी की कथा, दशमाता की कथा, देवशयनी एकादशी, सोमवती एकादशी, तुलसी विवाह, सुहागलों की कथाएं, ये सारी कथाएं जो है वहाँ प्रचलित है। अब वहाँ पे किस प्रकार के लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है? तो बुंदेलखंड का लोकोक्ति साहित्य बहुत ही समृद्ध है। बुंदेलखंड लोकोक्तियों के मानवीय जनजीवन में व्याप्त सुख दुख की मनः स्थिति को समझने का बैरोमीटर कही जा सकती है। तो यहाँ पे जो है किस प्रकार के जो मानवीय जीवन में प्रयुक्त जो लोकोक्ति है इनका प्रयोग किया जाता है। इसमें राग द्वेष, मान अपमान, प्रेम अहंकार, हर्ष विषाद आदि की कहावतें जो है प्रयोग में लाई जाती है। स्वाभिमान को व्यक्त करने के लिए कहावत, यहाँ इसका एक उदाहरण दिया गया है। नाव नाव की बारात, टिपारों को लेत, हम भी रानी तुम भी रानी, कौन भरे घर को पानी। तो यहाँ पर देखिए स्वाभिमान की बात जो है कही गई है कि मैं भी रानी हूँ, तुम भी रानी हो, तो अगर घर में सभी रानी हो जाएंगे तो घर का काम कौन करेगा। तो कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ पे लोकोक्तियाँ जो है प्रयुक्त होती हैं। अब बुंदेलखंड में कुछ कहावतों का भी प्रयोग किया जाता है। तो वो ये किस प्रकार की कहावतें हैं? तो लोक जीवन में मनोविकार की खूबियों और खामियों का जीवंत प्रमाण देती है। जैसे हृदय से अनुदार वृत्ति वाले के लिए कुछ इस तरीके से। तो इसका कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं। दाता दे भंडारी को पेट पिराए, सड़ जाए कुटुंब ने खाए, कुटुंब के खाए भस्म हो जाए, लोभी को धन लावरो खाव, बूढ़ो खाए गांठ हो जाए। तो ये कुछ इस प्रकार से वहाँ कहावतों का प्रयोग किया जाता है। कहावतें लोक जीवन की सच्चाई एवं मनोदशाओं का सच्चा आकलन प्रस्तुत करती है। तो इसके अलावा जो कुछ कहावतें हैं वो है गुड़ खाने गुलगुले से परहेज, कि गुड़ खाएंगे और गुलगुले से जो है यानी रसगुल्ले से परहेज करेंगे। पड़े फारसी बेचे तेल, जे देखो कर्मन के खेल, कि पढ़ा तो उसने फारसी ही है लेकिन कर्म का कुछ ऐसा फल हो गया है कि अब क्या है, तेल बेचता है। हाथ ने मुट्ठी खुनखुना उठी, तो मुट्ठी क्या है, खुनखुना उठी। मन भावे मूड हिलावे, कम खाने गम खाने, ना हकीम के जाने ने हकीम के। तो ये जो है वहाँ की लोकोक्तियाँ जो है इस प्रकार से प्रयुक्त करती है, जिसमें उनके संस्कार, आदतें, इन सभी का जो है परिचय देखने को मिलता है। तो यहाँ पर संपूर्ण जो बुंदेलखंड का लोक साहित्य है वो आपने देख लिया। अब यहाँ के जो कवि हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे साहित्यकार कवि जो हुए हैं, चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं कवियों के ऊपर कि बुंदेलखंड के कौन कौन से कवि हुए हैं। तो सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास। तो इनका जन्म जो है राजापुर जिला चित्रकूट में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता जी का नाम तुलसी था। 1500 माता का नाम हुलसी था, यहाँ तुलसी है, हुलसी याद रखिएगा। 1554 विक्रम श्रावण शुक्ल सप्तमी को इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम जो है राम बोला था। इनका विवाह विक्रमी संवत 1583 में रत्नावली से हुआ था। इन्होंने चैत्र शुक्ल नवमी संवत 1631 को रामचरितमानस जो है लिखना
प्रारंभ किया था। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में जो है इन्होंने इसको पूरा किया था। रामचरितमानस के अतिरिक्त विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, हनुमान बाहुक आदि ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी। श्रावण कृष्ण तृतीय शनिवार 1680 को इनका देहांत हो गया था। बाकी आप तुलसीदास का जो जीवन परिचय है वो आप अलग से पढ़ लीजिएगा, इनकी रचनाओं को अलग से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर एक संक्षिप्त विवरण था। अगले जो कवि हैं वो है आचार्य केशवदास। तो देखिए, ये कवि आप हिंदी साहित्य जब पढ़ते हैं तब आप इनको ज़रूर पढ़ते हैं, तो यहाँ इतने डिटेल्स की ज़रूरत नहीं थी। मुख्य जो चीज़ था कि इन कवियों के बारे में आपको जानकारी देना कि बुंदेलखंड भाषा के कवि कौन से हैं। तो आचार्य केशवदास ओरछा राजा दरबार के प्रतिष्ठित विद्वान, पंडित और कवि थे। ओरछा के महाराज रामशाह उनके छोटे भाई इंद्रजीत एवं वीर सिंह देव से उनका बड़ा आदर करते थे। अब इनकी पुस्तकें हैं रामचंद्र का, वीर सिंह देव चरित्र, जहांगीर जसचंद्र का, रतन बावनी, ये इनके ग्रंथ है। इनका जन्म संवत 1612 में है। कुछ लोगों ने माना है जबकि कुछ लोगों ने 1618 भी माना है। अगले कवि हैं आचार्य पद्माकर। इनका मूल नाम जो है प्यारेलाल था। इनका जन्म विक्रम संवत 1810 में सागर में हुआ था। इनके पिता मोहनलाल भट्ट सागर थे। सागर से यह बाद में बांदा चले गए थे। कुछ समय वह हिम्मत बहादुर गोस्वामी मोधा के दरबार में भी रहे। इनकी रचना क्या है? हिम्मत बहादुर विरदावली, जिसमें नौने अर्जुन सिंह सूपा और हिम्मत बहादुर के मध्य हुए युद्ध का वर्णन इन्होंने किया है। इन्होंने प्रताप शाह विरदावली, अर्जुन रायसा, राम रसायन आदि ग्रंथ भी लिखे हैं। अगले कवि हैं बुंदेलखंडी कवि हैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 को सेठ रामचरण कनकने चिरगांव के घर में हुआ था। इनकी माता का नाम कौशल्याबाई था। इनकी जो रचनाएं हैं वो है भारत भारती, यशोधरा, साकेत, और इन पर जो है इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि किन्होंने दी? तो महात्मा गांधी के द्वारा इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है। बाकी आप अलग से इन कवियों के जीवन परिचय और रचनाएं पढ़ लीजिएगा। कौन कौन कवि हैं मैं यही बताती आ रही हूँ। अगले कवि हैं वृंदावन लाल वर्मा। इनका जन्म मऊरानीपुर यानी झांसी में 9 जनवरी 1889 को हुआ था। इनके पिता श्री अयोध्या प्रसाद श्रीवास्तव कानूनगो थे। वृंदावन लाल वर्मा झांसी में एक अच्छे वकील थे। इनकी रचनाएं हैं गढ़कुंडार, झांसी की रानी, हंस मयूर, माधवराज सिद्धिया, मृगनयनी, ललित विक्रम, भुवन विक्रम, रामगढ़ की रानी, महारानी दुर्गावती, अब दया हो, सोती माता, ये कुछ ऐतिहासिक उपन्यास इनके द्वारा लिखे गए हैं। लग्न संगम, प्रत्यागत, कुंडली चक्र, प्रेम की भेंट, मंगलसूत्र, राखी की लाज, अंचल मेरा कोई, बांस की फांस, कनेर, पीले हाथ, नीलकंठ, केवल देखा देखी, उदय, किरण, आहट, तो ये इनके सामाजिक उपन्यास है। इसके अलावा इन्होंने नाटक, कहानी और एकांकी भी लिखी है और विदेशी भाषाओं का इन्होंने अनुवाद किया है। 23 फरवरी 1969 को इनका निधन हो गया। अगले कवि हैं सियाराम शरण गुप्त। ये मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। इनका जन्म 4 सितंबर 1895 को हुआ था और ये किस प्रकार के कवि थे? तो दुख, वेदना और करुणा के कवि थे। और इन्होंने मौर्य विजय, अनाथ, आर्द्रा, विषाद, दुर्वादल, गोपिका, बापू, खंड काव्य लिखे हैं। इसके अलावा मानुषी, पुण्य पर्व इनके नाटक हैं। नौवार वाली में जय हिंद, पाथे, मृगमयी, काव्यांग इनके काव्य ग्रंथ है। अंतिम आकांक्षा, नारी और गोद, उपनिषद, ये सारे इनके ग्रंथ हैं। इनका निधन जो है 29 मार्च 1963 को हुआ है। अगले कवि हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनका जन्म 15 सितंबर 1905 को हुआ था सागर के गोपालगंज मोहल्ले में और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में अध्यक्ष थे। इनकी रचनाएं हैं चित्तौड़ विजय, वीर हंबर प्रबंध काव्य, निशीथ, बालीवध, एकलव्य काव्यखंड, पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, कुंती का परिताप, शिवाजी, रिमझिम, कौमुदी महोत्सव। 5 अक्टूबर 1996 को इनका देहांत हो गया था। अगले कवि हैं अंबिका प्रसाद दास।
इनका जन्म जो है अजयगढ़ के कायस्थ परिवार में 16 मार्च 1907 में हुआ था। ये मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग में थे। इन्होंने खजुराहो की अतिरूपा, प्रितार्दी की राजकुमारी, काला गौरा, सती का पत्थर, फजल का मकबरा, जूठी पातर, जयदुर्ग का राजमहल, असीम की सीमा, प्रेमी व पत्नी, निमिया मनोवेदना, वेलकली, गांधी परायण, अंतलाती, रामदर्पण, खजुराहो की रानी, दिव्य दोहावली, पावस विपासा, श्रोतस्वनी, पश्यंती, चेतयंती, अनेमनसा, विचित्रपंथी, भारगीत, लंकेश्वर, भोजन नंदन केस, कंस, भोजन नंदन केस, निर्वाण पथ, तीन पग, कामधेनु, सूत्रपात, चरण सिंह, प्रलय का विजय, रूपक सरिता, रूपक मंजरी, फूटी आंखें, भारत माता, झांसी की रानी जैसे जो है इनके नाटक लिखे हैं। इसके अलावा दीप सरिता, हमारी चित्रकला, लोकती, खजुराहो चित्रावली इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। उन्होंने वीमेन ऑफ खजुराहो पुस्तक जो है अंग्रेजी में लिखी है और 5 दिसंबर 1986 को इनका देहांत हो गया। अब बात करते हैं संस्कृत साहित्य के जो विद्वान हुए हैं बुंदेलखंड में, उनमें किसका नाम आता है? तो रामायण के लेखक आदिकवि बालकवि का जन्म लालापुर चित्रकूट नामक पहाड़ी मानी जाती है। यहाँ इनका आश्रम है और यही इन्होंने रामायण की रचना की थी। इसके अलावा महर्षि वेदव्यास काल्पी के थे, जिन्होंने 18 पुराण और महाभारत लिखी है। श्रीमद् भागवत सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। अगले कवि हैं विष्णुगुप्त, जिनको चाणक्य के नाम से जानते हैं। पन्ना जिला के चाणक्य नचना ग्राम के ये थे। इनको कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य आदि के नाम से जाना जाता है और इनकी महान पुस्तक है अर्थशास्त्र। वे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। इन्होंने नंदवंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को जो है राजा बनाया था। वे राजनीति और कूटनीति के साक्षात मूर्ति थे। इनका अर्थशास्त्र, राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाज नीति आदि जो है इनके महान ग्रंथ है। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। चाणक्य जो है रांची साठवा से दूर एक छोटी कुटिया में रहते थे। इनके नाम पर एक धारावाहिक भी बना था जो दूरदर्शन पर 1990 में के दशक में दिखाया जाता था। इन्होंने जो है वेदों का गहन अध्ययन किया था। क्या यह गौरव का विषय नहीं कि दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालय तक्षशिला और नालंदा भारतीय उपमहाद्वीप में थे? तो यहाँ जो मुख्य चीज़ थी इतना ही आप याद करिएगा, बाकी ये चीज़ें छोड़ दीजिए। इनके पुस्तक का नाम हो गया। अगले जो संस्कृत के कवि है बुंदेलखंडी कवि वो है भवभूति। इनका जन्म पद्मपुर में माना जाता है। इनका ग्रंथ उत्तर रामचरित्र है। अगले कवि हैं कृष्णमित्र। ये महोबा के चंदेलों के आश्रयदाता थे। इनका ग्रंथ प्रबोध चंद्रोदय है। अगले कवि हैं मित्र मिश्र। यह ओरछा नरेश महाराज वीर सिंह देव के दरबारी कवि थे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है वीर मित्रोदय। अगले कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। यह संस्कृत व्यंग्यकार थे। इनका समय है 1834 से 1928। इनका जन्म झांसी में हुआ था। अगले कवि हैं रामदयाल पंडित। इनका जन्म दतिया के निकट ढंढोली में हुआ था। अगले कवि है रामनाथ चतुर्वेदी 1896 से 1938 ईस्वी। ये जालौन जनपद के में कोच निवासी थे। गीत संग्रह, पद्य पेटिका, नयन दुर्ग स्तवा और रसमंजरी नाम से इन्होंने टीकाएँ लिखी है। अगले कवि हैं पंडित सुधाकर शुक्ल। इन्होंने गांधी सौगंध, भारतीय स्वयंवरम, आर्य सुधाकरम, छंदी अलंकार जो है इनके ग्रंथ हैं। ये दतिया के निवासी थे। अगले कवि हैं पंडित रामजी उपाध्याय। सागर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के में ये संस्कृत के विभागाध्यक्ष थे। अगले कवि हैं पन्नालाल जैन। ये सागरपुर जिले के परगुआ गांव में पैदा हुए थे। अगले कवि हैं जानकी प्रसाद द्विवेदी। यह गढ़ाकोटा सागर के थे। अगले कवि हैं डॉक्टर भगीरथ प्रसाद त्रिपाठी वागीश। इनका जन्म बिलैया सागर में संवत 1991 में हुआ था। अगले कवि हैं पंडित मथुरा प्रसाद दीक्षित। यह झांसी के थे और वीर प्रताप नाटक भारत विजय
संस्कृत विषयम, गांधी विजयम आदि इन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं। अगले कवि है पंडित छोटेलाल गोस्वामी। ये जो है दतिया के थे। इन्होंने श्री बालाजी श्लोक कष्टम ग्रंथ लिखा है। अगले कवि हैं डॉक्टर कैलाशनाथ द्विवेदी। इनका जन्म कौंच में हुआ था। इनके ग्रंथ हैं अपराजिता और लेखांजलि। अगले कवि हैं डॉक्टर हरिराम मिश्र। ये पन्ना के थे। इनका जन्म विक्रमी संवत 1969 में हुआ था। ये महाराजा कॉलेज छतरपुर के प्राचार्य थे। अगले कवि हैं डॉक्टर श्याम सुंदर बादल। इनका जन्म संवत 1964 धाटकोटरा झांसी में हुआ था। इन्होंने टीकाकार मल्लीनाथ ग्रंथ की रचना की। अगले कवि हैं डॉक्टर काशी प्रसाद त्रिपाठी। इनका जन्म जो है टीकमगढ़ के पुरानी टेहरी में हुआ था। इन्होंने सबसे पहले बुंदेलखंड में जो है सबसे पहले पीएचडी करने वाले थे काशीनाथ त्रिपाठी। अगले कवि हैं BR साहू रत्न। इनका जन्म 20 अगस्त 1991 को जिला छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। अपने बुंदेली प्रेम के कारण बुंदेली में विशेष रुचि लेते हुए इन्होंने काव्य लेखन प्रारंभ किया था। बुंदेलखंड अंचल के कवि सम्मेलन एवं अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों में अपनी उल्लेखनीय उपस्थिति से श्रोताओं का इन्होंने भरपूर मनोरंजन किया है। अगले कवि हैं संतोष बिजावरी। इनका जन्म 6 जून में 1958 में हुआ था। इन्होंने बुंदेली की दशा पर कई कविताएं और कई हास्य व्यंग लिखे हैं। इनके व्यंग्यों में बुंदेलखंडी परंपरा को जीवंत रखते हुए अपने बुंदेलखंड के प्रेम को इन्होंने बनाए रखा है। अगले कवि हैं बाबूलाल खरे रहली सागर। इनका जन्म मध्य प्रदेश के सागर के रहली तहसील में स्थित चरगुआ नामक एक छोटे से गांव में कार्तिक माह 12 संवत 1974 में अर्थात 11 नवंबर 1917 को हुआ है। इनके पिता का नाम भगवान दास था और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तो ये जो है धन के अभाव के कारण जो है उस समय उच्च शिक्षालयों में नहीं जा सके। इन्होंने गांव से दूर 2 मील स्थित जो स्कूल था गौरछा झामर में, वहाँ 7वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। शुरू से ही ये मेधावी छात्र थे। इनके द्वारा लिखा गया काव्य मंगा बुंदेलखंड के सुपूर्ण चरित्र का चित्रण इसमें मिलता है। तो इन्होंने जो लिखा है वो है काव्य, यहाँ पे गंगा होगा, ये मंगा है। काव्य गंगा जो है बुंदेलखंड के चित्रण इसमें देखने को मिलता है। अगले कवि जो यहाँ आते हैं वो है जगनिक। ये भी बुंदेलखंड के कवि थे। ये कालिंजर के राजा परमाल चंद के दरबारी थे और चंद्रबरदाई के समकालीन थे। इनके द्वारा रचित आला खंड जो है मौखिक परंपरा के आधार पर निरंतर लोकप्रिय रहा है और 800 वर्षों से लगातार जो आल्हा उदल की शौर्य गाथा बुंदेलखंड में आज भी गाई जाती है। आला खंड परमाल रासों में जगनिक द्वारा महोरवा के वीरों आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन किया है। आल्हा उदल की 52 लड़ाइयों का वर्णन ओजपूर्ण शैली में इसमें किया गया है। और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जगनिक का समय 1230 है, संवत 1230। और आल्हा जो है वो कब गाया जाता है, तो ये प्रायः वर्षा ऋतु में गाया जाता है। जगनिक की रचना है आला खंड परमाल रासों। अगले जो कवि हैं वो है ईसुरी। इनका जन्म 1898 में ग्राम मेडकी झांसी जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका उपनाम जो है वो है जयदेव। ये भी वहाँ के बुंदेलखंड के बहुत ही लोकप्रिय कवि हुए हैं ईसुरी। इनके द्वारा फाग से बुंदेली लोक साहित्य विशेष समृद्धि प्राप्त हुई है। ईसुरी में चौघड़िया फागों की रचना इन्होंने की है। इन्होंने हजारों उपमाएं और रूपक की रचना बुंदेली भाषा में की है। गंगाधर व्यास, ख्याली राम इनके समकालीन थे। इन तीनों की जोड़ी बुंदेलखंड में वृत्रयी के नाम से प्रचलित है। अब ईसुरी की रचनाएं कौन सी हैं, तो ईसुरी की फागे, ईसुरी प्रकाश, ईसुरी सत्सई, प्रेमिका रजऊ, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। तो यहाँ पर बुंदेलखंड का जो लोक साहित्य वहाँ के कवि हैं, ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। अगले में मैं आपको बघेलखंड का जो साहित्य है, बघेली कवि हैं, उन सब का परिचय दूंगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।